नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कुछ कहानियों के जरिए आज उस भारत को देखने की कोशिश कीजिए जो अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। जब आप देखते हैं कि यूपी में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है, हिंसा के वीडियो यहां वहां से आए जा रहे हैं, खबरें छप रही हैं कि किसी को घर से उठाकर ले जाया गया तो किसी को पर्चा नहीं भरने दिया गया। बहुत सारे लोग इस काम में लगे हैं, किसी को उठा ले जाने के लिए, किसी को पीट आने के काम में। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग इस तनाव से भी जूझ रहे हैं कि ईएमआई कैसे चुकाएं। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र आया है कि ईएमआई ना चुकाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ताजा आंकड़ों के अनुसार जून के महीने में 8 करोड़ 78 लाख डेबिट होने थे, लेकिन 3 करोड़ 20 लाख से अधिक खातों से पैसा डेबिट नहीं हो सका, बाउंस कर दिया गया। कुल डेबिट खातों का यह 36.51% होता है। अप्रैल के महीने में यह 34.05% था और मई के महीने में 35.91%। यह केवल उन खातों का डेटा है जिसमें लोन देने वाला बैंक कोई और है, सैलरी अकाउंट किसी और बैंक में है। सैलरी अकाउंट से लोन देने वाला बैंक हर महीने ईएमआई काटता है। हो यह रहा है कि जब ईएमआई काटने का संकेत जाता है तो खाता खाली मिलता है, पैसा नहीं आता है। इसे बाउंस होना कहते हैं। कई बार यह भी होता है कि आपका जिस बैंक में खाता है, लोन भी उसी बैंक से है, तो इस तरह के खातों की संख्या नहीं है, वरना पता चलता कि ईएमआई नहीं चुकाने वालों की संख्या 3 करोड़ से कहीं ज्यादा है। यह अंदाजा देता है कि मिडिल क्लास कितना तनाव में है। लेकिन तभी आप यूपी से आ रही रिपोर्ट देखने लग जाते हैं तो कुछ समझ नहीं आता कि देश की असली समस्या है क्या। इस रिपोर्ट को देखते हुए सोचिएगा कि जो आप देख रहे हैं उसे लोकतंत्र के किस खाते में डालना चाहेंगे। लोकतंत्र और नारी, इन दोनों का सम्मान भारत से ज्यादा दुनिया के किसी देश में नहीं होता है। तैयार हो जाइए, गर्व करने वाला मोमेंट आ रहा है। विश्व गुरु बनने का सिलेबस तैयार हो चुका है, बस आप देखने ही वाले हैं। ये तस्वीर मुद्दतों दिल दहलाती रहेगी। लखीमपुर में एक औरत की इज्जत उतारी जा रही है। ये अनीता यादव हैं जो सपा की रितु सिंह की प्रस्तावक थीं। दिन दहाड़े इन्हें द्रौपदी बनाने की कोशिश हो रही है ताकि ये उनके नाम का प्रस्ताव ना कर पाएं। और रितु सिंह का पर्चा तो नामांकन कक्ष में जिन्होंने छीना, उनमें एक बड़े हिंदी अखबार का रिपोर्टर भी था। उस पर उम्मीदवार की साड़ी खींचने का भी आरोप है। इसमें एक शख्स पकड़ा गया है और 6 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके एक नामजद अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 4 पुलिस टीमों का गठन कर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। बहराइच के दीनापुरवा गांव में माया राम की हत्या पे मातम है। उनके भाई की पत्नी जदुराई बीडीसी मेंबर हैं। आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख पद की उम्मीदवार सरिता यज्ञ सैनी के पति उन्हें किडनैप करने आए। मायाराम के विरोध करने पे उन्हें मार डाला। 2 गाड़ी रोड पर खड़ी थी और रात में आए हैं तो पकड़ लिए ना, गाड़ी यही जबरदस्ती बैठावत रहा है। वो नहीं बैठे तो बस बंदूक ले रहा है, कुंडा से 3-4 कुंडा मार दिए, बस तुरंत दम टूट गया हमका। तुरंत के तुरंत मर गए। संत कबीर नगर में पुलिस गाड़ियों से नाराज दिखी। सपा का आरोप है कि उनके उम्मीदवार को पुलिस और बीजेपी के लोगों ने मारा और गाड़ियां तोड़ी। और आज लखनऊ के एक होटल से इसी इलाके के बीडीसी सदस्यों ने एक वीडियो वायरल किया कि वे किडनैप कर लिए गए हैं, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो वे लापता थे। बिलार ब्लॉक संत कबीर नगर जिले से हैं। हम लोग बीडीसी हैं। 30-35 लोग हम लोग हैं। हम लोग के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। हम लोग खेत में थे, हम लोग खेत से किडनैप कर लिया गया। हम लोग को लाके लखनऊ होटल प्लाजा रॉयल में रखा गया है। हम लोग को हमारे साथ बहुत बुरी व्यवहार हो रही है। सब लोग हमको न खाने दे रहे हैं, न पीने दे रहे हैं। हमारे लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है। एटा में दीवार फांदकर नामांकन केंद्र में कूदने वाले बीजेपी एमएलए वीरेंद्र लोधी का वीडियो वायरल है। यहां जमकर पथराव हुआ। पथराव में आज तक के पत्रकार देवेश पाल घायल हो गए।
उन्होंने पुलिस को अपनी तहरीर में बीजेपी एमएलए का नाम लिखा था, लेकिन पुलिस ने एफआईआर से निकाल दिया। यहीं समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख पद की उम्मीदवार गुड्डो देवी का पर्चा छीन लिया गया। आपका पर्चा कहाँ है? पर्चा धीमान जी ले लिया, धीमान जी पे से लूट ले गए वो पल्ली पार्टी के। कौन सी पल्ली पार्टी की? लोधी का नाम जी का राजू है, रवि यादव। अच्छा, रवि वर्मा। यह सीतापुर का कसमंडा है, गोलियां चल रही हैं, हथगोले भी चले, पुलिस अपनी जान बचाती नजर आई। और ये जौनपुर है, जहां बीजेपी के 2 गुट भिड़ गए, कई गाड़ियां तोड़ डाली गईं और कई लोग पीट के लहूलुहान कर दिए गए। देखिए भाजपा के राज में क्या हो रहा है, ये देखिए। और अब लखीमपुर खीरी में कांग्रेस उम्मीदवार के अपहरण की कोशिश का वायरल वीडियो देखिए। देखिए कांग्रेस के पतिया। यूपी के तमाम हिस्सों में चुनावी हिंसा की खबरें आई हैं। इटावा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक को गोली लगी, बुलंदशहर में जबरदस्त मारपीट और लाठीचार्ज हुआ, अयोध्या में सपा और भाजपा में पथराव और मारपीट हुई, हरदोई में मारपीट हुई और बीजेपी पर नामांकन से रोकने का आरोप लगा, आजमगढ़ में मारपीट, लाठीचार्ज और बीजेपी के विधायक पर हमले का आरोप लगा, बहराइच में बीजेपी पे नामांकन से रोकने का आरोप और मारपीट हुई, सिद्धार्थनगर में पूर्व स्पीकर माता प्रसाद की गाड़ी तोड़ी, संभल में सपा समर्थकों और पुलिस में झड़प हुई, रायबरेली में सपा उम्मीदवार का पर्चा छीना गया, बदायूं में सपा उम्मीदवार का पर्चा फाड़ने का वीडियो वायरल हुआ, मैनपुरी में सपा और बीजेपी में झड़प हुई, गाड़ियां टूटी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचायत में हुई हिंसा के लिए सरकार पे हमला बोला। जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई। उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को सड़कों पे छोड़ दिया और पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया। जिला पंचायत में जो कुछ किया वो सबके सामने है। उससे भी एक कदम आगे निकल गए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है और मैं आपको कह सकता हूं पूरी तरीके से प्रशासन के लोग इसमें जिम्मेदार हैं, वो शामिल थे। लेकिन यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह इस हिंसा के लिए सपा को जिम्मेदार बताते हैं। जब स्थिति चुनाव से पहले स्पष्ट हो जाती है तो समाजवादी पार्टी के लोग एक खराब मैसेज देने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, उपद्रव करने की योजना बनाते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा एक स्पेस मिल जाए, एक स्थान मिल जाए। पंचायत चुनाव दिन ब दिन ज्यादा विकृत होते जा रहे हैं। जो कुछ हो रहा है इन चुनावों में वो लोकतंत्र में कतई नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए घातक है। इसमें जल्द रिफॉर्म की जरूरत है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उम्मीद है आपको डर नहीं लगा होगा, क्योंकि जो लोग किसी को उठा रहे हैं, किसी को पर्चा भरने से रोक रहे हैं, किसी की हत्या कर दे रहे हैं, टांगे तोड़ दे रहे हैं, वो तो किसी से नहीं डर रहे। जैसा कि कमाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि लोकतंत्र के इस त्योहार में पत्रकार भी पर्चा छीनने वालों में शामिल हैं और मार खाने वालों में भी। इन चुनावों ने साबित किया है कि लोकतंत्र की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जिस तरह की व्यवस्था की जरूरत होती है वह उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। ऊंचे लेवल पर डेमोक्रेसी को लेकर बड़ी बड़ी बात करने के लिए जरूरी है कि नीचे के लेवल पर डेमोक्रेसी के नाम पर लात जूते चलें, गोली बंदूक चले। इसके बाद भी हेडलाइन छपेगी कि कानून व्यवस्था ठीक हो गया है। ज्यादा निराश ना हो, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री देश के इन्हीं प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और लोकतंत्र की पहली सीढ़ी के रूप में पंचायत की महिमा सुना रहे हैं। भारत में पंचायत की यही एकमात्र वैरायटी नहीं है, एक वैरायटी हिंदू महापंचायत की भी आ गई है। इस तरह की महापंचायत किसी के भी खिलाफ कभी भी कहीं भी हो सकती है और उसमें कुछ भी बोला जा सकता है। इन महापंचायतों में जिस तरह के खतरों की बात होती है, उन्हें सुनकर आपको लगेगा कि भारत में कोई व्यवस्था ही नहीं है रक्षा करने के लिए। सब कोई पंचायत वाले रक्षकों के भरोसे जिंदा है। हरियाणा के पटौदी में हुई है ये महापंचायत और उसमें ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं कि किसी अधिकारी को याद ही नहीं आ रहा है कि कार्रवाई करनी है। आप मेहर की इस रिपोर्ट को देखते हुए कमाल की रिपोर्ट को याद कीजिए जो अभी देखी है। एक तार मिलाइएगा, आपकी नियति का सीधा प्रसारण दिख जाएगा।
ये वीडियो है हरियाणा के पटौदी में हुई कथित हिंदू महापंचायत में दिए गए भड़काऊ भाषणों के। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सूरजपाल अमू। यहाँ भाषण देने वालों में प्रमुख रहे हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता सूरजपाल अमू। महीना भर पहले ही उन्हें बीजेपी ने अपना प्रवक्ता नियुक्त किया है। यहाँ दिए गए भाषण इतने उग्र थे कि हम उन्हें दिखा नहीं सकते, बस एक हल्का अंदाजा दे सकते हैं। जैसे सूरजपाल अमू ने कहा, वो यानी मुस्लिम अपनी मूछ काट सकते हैं, हम गला काट सकते हैं, हम उन्हें चुन चुन कर ठोकेंगे। हम यहाँ पाकिस्तानियों को किराए पर घर नहीं देंगे। पाकिस्तानियों को देश से बाहर करो। इस देश में न तो तैमूर पैदा होगा, न औरंगजेब, बाबर या हुमायूं। आपको बता दें, तैमूर सैफ और करीना के पहले बेटे का नाम है। हम 100 करोड़ हैं, वो 20 करोड़ हैं। कानून के जानकारों के मुताबिक सूरजपाल अमू का भाषण देश के सांप्रदायिक माहौल बनाए रखने से जुड़े कानूनों का घोर उल्लंघन है। आईपीसी का सेक्शन 153A कहता है कि कोई भी भाषण अगर धार्मिक गुटों के खिलाफ दुश्मनी, घृणा की भावना को बढ़ावा देता है या सामाजिक समरसता को तोड़ता है। आईपीसी का सेक्शन 295A कहता है कि अगर कोई जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो उसे 3 साल तक की जेल या आर्थिक दंड या दोनों हो सकते हैं। इसके बावजूद अमू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका जो भाषण था उस पर भाषण भी देता हूँ मैं, तो भाषण देता नहीं, तो बातें करता हूँ। हम अमू से गुड़गांव के उनके घर पर मिले। उनके बयान से हमें लगा ही नहीं कि उन्हें कोई परवाह भी है। कहा कि वो अपनी मूछ काटते हैं, हम गर्दन काटने वाले हैं। नहीं, मैं देखो ना, मेरी मूछ में और उनकी मूछों में अंतर है। मेरी मूछों में देखना अब थोड़ा करंट है, अब उनकी मूछें जो है यहाँ से साफ होती है, फर्क है। मूछ में फर्क है, दाढ़ी में। वो था कि आप ठोक देंगे। वो जो सब आपने देखा, शायद आप सुना, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बोला। आप लोगों ने कुछ ज़्यादा चलाया होगा। सर, मैं आपको दिखा सकती हूँ ये वीडियो। नहीं, वो तो आपने अगर बोला है तो सही बोला है, मैंने बोला है तो मुझे मालूम है मैंने क्या बोला है, तो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मेरा ये मानना है कि मेरे को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसी महापंचायत में खुद को राम भक्त बताने वाला एक शख्स भी मौजूद था, जिसे पिछले साल 30 जनवरी को जामिया मिलिया के छात्रों पर फायरिंग के लिए गिरफ्तार किया गया था। CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों में से एक फायरिंग में घायल भी हुआ। इस शख्स ने भी सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में खूब जहर उगला। पटौदी की महापंचायत में ये भी थे जो जामिया में उन्होंने शूट किया था। मुझे जानकारी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे जानकारी इन विषयों की नहीं, क्योंकि मैं आ गया था, मुझे नहीं पता कौन आया। परंतु क्या वो जेल से नहीं, जो भी आया पंचायत में जाते हुए आप बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हुए, करनी सेना को रिप्रेजेंट करते हुए, ऐसे मैं वहाँ पर आप समर्थन करते हैं। चलो एक बात बताता हूँ आपको। एक तो मैं जब भी इन महापंचायतों में जाता हूँ, मैं करनी सेना जिसके 11 लाख से ऊपर सदस्य हैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, उसके नाते मुझे आमंत्रित किया जाता है। ये हरियाणा के मानेसर का पुलिस थाना है। पटौदी इलाका इसी के तहत आता है। यहाँ पुलिस ने हमें बताया कि उसने सूरजपाल अमू या किसी और के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि कोई शिकायत अभी तक दर्ज ही नहीं कराई गई। ये हाल तब है जब भड़काऊ भाषणों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। As of now, we have not received any complaint from any quarters, so no legal action has been initiated as yet. However, we are analyzing the footages at our end, and we are seeking legal opinion that whether anything can be done against it in this matter or not. Okay, so correct me if I'm wrong, but 153A, which is promoting enmity, it's a cognizable offence. So you don't need a court warrant. So is there something you are waiting for? Because you can take suo motu cognizance of this event, right? See, ma'am, we are not the complainant in this case. See, the affected party can approach us with their complaint, and we can analyze those complaints. But without a complaint, also these things can proceed, right? Definitely, we can take cognizance of such of any cognizable offence. We are legally examining this matter. पुलिस का रवैया हैरान करने वाला है। पहले ये दावा कि कोई शिकायत नहीं आई इसलिए कार्रवाई नहीं की गई, फिर मान लेना कि कार्रवाई शिकायत के बिना भी हो सकती है। पुलिस का हाथ पर हाथ धरे बैठना इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि उस दिन महापंचायत के आसपास करीब 100 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे ताकि कोई हिंसा न हो।
Yes, the police was present there. Around how many personnel? Around, see, they have been deployed on different duties. Around 100 personnel were deployed. Some people are saying because he has strong connections with BJP, that's why there's been no action against him. No, ma'am, there is nothing like that. It is just that we have not received anything, any complaint in the matter. So that is why there has been no action in this case. इस बीच राज्य बीजेपी का दावा है कि महापंचायत में अमू ने जो कहा वो उनका व्यक्तिगत विचार है। सूरजपाल अमू जी को भारतीय जनता पार्टी ने किसी ऐसी पंचायत में लाने के लिए नहीं बोला। वो गए हैं तो अपनी निजी हैसियत से वहाँ गए हैं। वहाँ भी जो उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं वो अपनी निजी हैसियत से विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन अमू खुद कहते हैं कि वो एक बीजेपी कार्यकर्ता की हैसियत से ऐसा कह रहे हैं। तथ्य ये है कि अमू को हरियाणा बीजेपी का प्रवक्ता तब बनाया गया जब उन्होंने मई के अंत में हरियाणा के नूह जिले के इंद्री गांव में हुई एक अन्य महापंचायत में भड़काऊ बयान दिए। वहां उन्होंने मुस्लिमों को भारत छोड़ पाकिस्तान जाने को कहा। आपको बीजेपी का प्रवक्ता इंद्री के स्पीच के बाद बनाया गया। नहीं, ऐसा लगता है कि बिहाइंड द सीन्स बीजेपी आपको ऐसी रिवॉर्ड कर रही है। आपकी चलो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में करीब 31 सालों से हूं। मैं ये जो नई टीम बनी इसमें मुझे प्रवक्ता बनाया, उससे पहले भी मैं भाजपा का प्रवक्ता था पिछले टेन्योर में। इन भाषणों से पटौदी इलाके में तनाव है। पटौदी के मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यहाँ हमेशा से हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच भाईचारा रहा है। ऐसे में ऐसे भड़काऊ वीडियो के बाद भी पुलिस कार्रवाई न होने से वो हैरान है। माहौल तो मैम एज इट इज़ है, बट महापंचायत में जो कुछ बात हुई थी, जो क्लिप हमारे पास आई थी एक्चुअली, जो व्हाट्सएप पे शेयर की थी लगभग 1.5 मिनट के 1.25 मिनट की, उसमें कुछ ये मुस्लिम के खिलाफ भड़काऊ बात कही गई थी कि ये हमारी उसे उठा के ला रहे हैं तो हम उनकी उठ से उठा लाएंगे, ऐसे बीच में भी कही है। बट बात है कि कानून ने अलाउड कैसे किया, किसी ने FIR नहीं की उसके बारे में, कि गलत कमेंट किया क्यों। बट इसके अलावा ये पंचायत क्यों हुई या क्या ज़रूरत पड़ी, या इस तरह की भड़काऊ बात जो पहले भी अक्सर हुई, एक बार तो घर के सामने ही की थी। मतलब पटौदी का ऐसा माहौल है ही नहीं शुरू से, बट कुछ लोग पॉलिटिकल लीडर जब से सत्ता में है तो उसे खराब करना चाह रहे हैं, मतलब हिंदू वर्सेस मुस्लिम। बीते 2 महीनों में हरियाणा के एक बड़े बीजेपी नेता ने 2 बार मुस्लिम विरोधी नफरती बयान दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तमाम सबूत होने के बावजूद पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन ही नहीं शुरू की है। जेवियर थॉमस के साथ मेहर पांडे, NDTV इंडिया। अब हम उन गरीबों की बात करेंगे जो अपनी झोपड़ी नहीं बचा पा रहे हैं, जो ना तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हैं, ना हिंदू महापंचायत में हैं। रवीश रंजन की यह रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद के खोरी गांव में बने अवैध मकानों को शुक्रवार को हटाने का काम फिर से शुरू हो गया। जमीन पर पुलिस, पैरामिलिट्री और आसमान में ड्रोन की निगरानी में दर्जन भर से ज्यादा बुलडोजर मकान गिराने में लगे हैं। अनहोनी की आशंका के चलते मीडिया को भी अंदर जाने की मनाही है। जिनके घर पर शुक्रवार सुबह तक छत थी, अब इस कड़ी धूप में कोई मेज के नीचे तो कोई छाते के सहारे धूप में बैठा है। पास की कोठियों में घरेलू काम करने वाली रेखा का 15 साल पुराना घर मलबे में तब्दील हो चुका है। छोटे बच्चों को लेकर अब वो कहां जाएं, इसी उधेड़बुन में वो मेज के नीचे बैठी हैं। तो अब ये कहाँ लेकर जाएंगे बच्चों को और परिवार को? कहाँ ले जाएंगे, ऐसे बैठेंगे धूप में, कहाँ ले जाएंगे। सारे 3 बार टुरा दिया, अब क्या कहाँ ले जाएंगे बच्चे, ऐसे धूप में रहेंगे। अच्छा, तो ये 3 बार हो गए। कब बना था आपका मकान? 6 साल पहले बनाया था। खरीदा था आपने यहाँ पे जमीन? 15 साल हो गए। अच्छा, तो आपको किसी ने बताया नहीं था कि यहाँ पर चूंकि अरावली का जंगल है, यहाँ पे जमीन नहीं खरीदनी? बताया नहीं किसी ने। अच्छा, तो कितने का खरीदा था आपने जमीन यहाँ? 2 लाख में। 60 साल की बुजुर्ग यशोदा का घर भी गिर चुका है। मकान के मलबे से संदूक और काम की चीजें खोज रही हैं। बड़ी मशक्कत के बाद अब गृहस्थी के नाम पर कुछ बर्तन और छोटा सिलेंडर मिला है।
जिसे सुरक्षित रखने जा रही हैं। अच्छा, पैसे लेकर के कहाँ जा रही हैं? घर भाई तोड़ दिया, अब कहाँ अपन कम जाएंगे, कम रहेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, तो तोड़ दिया, आज सुबह तोड़ा है? सुबह तोड़ा है, अब हमको पता नहीं, हम चले गए, अब ले भी आए सामान। ये सामान यही बचा है? हाँ, ये बचा, सब भर लिया, सब पुलिस वालों ने भरवा दिया। अच्छा, हाँ। तो कहाँ लेकर जा रहे हो आप लोग? अब जा रहे हैं, नीचे लेके जाएंगे, देखेंगे कपड़ा फबरा। चुनाव के वक्त जहां झुग्गी वहां मकान के नारे से बंधी उम्मीद पर अब बुलडोजर फिर चुका है। लोग कहते हैं कि टूटे मकानों की ईंट तक का सौदा हो रहा है। सामान ले गए थे, ईंटा के लिए 2 दिन का टाइम दिए थे, कल ये जो 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट किए थे जो 2 दिन का टाइम दे दो, हम अपने आप हटा लेंगे। लेकिन ये सुबह 6 बजे गाड़ी लगा दिया, जबकि आज के कल के इन्होंने लिख के पेपर में टाइम दिए थे। अच्छा। और ये लेकिन सुबह आके हटाने, ये तोड़फोड़ करने लगे, उठाने लग गए गाड़ी से, टाइम दे ही नहीं रहे, सब उठा लिया। तो आप लोग ईंटें यहाँ से लेकर जा रहे हो? हाँ, बेच दे रहे थे हम, 1 रुपये ईंटा बेच रहा था, हम बेच दे रहे थे, पर भी ये बेचने कहाँ दिया, टाइम ही नहीं दिया, उठा ही दिया सारा। कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम 15 साल से रह रहे थे। पर्यावरण के लिहाज से अरावली के ये जंगल पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित हैं, लेकिन 2006 के मैप में जहां पहले जंगल दिख रहा था, वहीं 2016 में खोरी गांव में करीब 10,000 मकान बन चुके थे। हमको कोई पता नहीं था। खोरी गांव में 5 साल पहले मजदूरी करने वाले बलराम ने 1.5 लाख रुपए में 33 गज जमीन भूमाफियाओं से खरीदी, जिसका न कोई कागज दिया गया और न ही कोई रजिस्ट्री। तुरंत मकान बना लो और तुरंत यहाँ पे रहो, पैसे दे दो। एक डायरी में पैसा लिख दिया, उसने साइन दस्तखत कर दिए। अच्छा। उसमें पहलवान के दस्तखत हैं, गुरु के दस्तखत है, तेजवीर के दस्तखत है। उसके बाद जंगल विभाग वाले पैसे ले गए, वन विभाग वाले ले गए, पुलिस वाले ले गए। उन्होंने कहा कि पैसे दो, नहीं तो तोड़ देंगे, नहीं बनाने देंगे। कितना पैसा आपने दिया? मैंने सर 2 किस्तें बना करके दिया, 50-50 हजार रुपए, 1 लाख का लिया था सर। अच्छा। 33 गज। यही हमें सत्यप्रकाश मिले, जो एक स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हैं और इस इलाके का सर्वे कर चुके हैं। वो सरकारी विभागों के भ्रष्टाचार को बयां कर रहे हैं। सर, यहाँ पे जो बिजली आई है, बिजली डिपार्टमेंट के एससी साहब, एक्शन साहब और एसडीओ साहब की मिली भगत से यहाँ पे प्राइवेट ट्रांसफार्मर लगाया गया लोगों के लिए, और उससे भूमाफिया के जो लोग थे उन्होंने प्राइवेट बिजली यहाँ पे पहुँचाई। प्रति घर से 600 रुपये लिया गया। अच्छा, तो सरकारी जो कनेक्शन है वो घरों में नहीं लगा हुआ? आप लोगों के घर में सरकारी कनेक्शन नहीं लगा? नहीं, सरकारी कनेक्शन नहीं था सर। छोटा मीटर लगाया था, उससे 5,000 रुपए में सरकारी मीटर छोटा सा लगवाया। फिर इसके बाद 700 रुपये महीना लिया हमसे। और कोई बिजली का बिल नहीं आता था? नहीं, कोई बिल नहीं आया सरकारी। खाना पूर्ति के लिए प्रशासन ने 3 FIR दर्ज की। तीनों की तीनों FIR में एक में भी किसी सरकारी प्रशासन का नाम नहीं है। तीनों FIR भूमाफिया के नाम पे है, ना तो किसी नगर निगम। 4 डिपार्टमेंट थे सर यहाँ पे, जो पुलिस डिपार्टमेंट सर, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और फिर ये चौथा बिजली वाला डिपार्टमेंट सर। तो इसकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आई कि जो लोकल जो भूमाफिया होता था वो अपने नाम से, यानी एक प्राइवेट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन यहाँ पर लेता था, और इसके बाद में वो भूमाफिया अपने प्राइवेट कनेक्शन से इसी तरीके से ये खंभे लगा के और फिर उसको लोगों को बिजली वो देता था। बिजली विभाग की नाक के नीचे 10,000 मकानों में एक में भी आपको सरकारी बिजली का बिल यहाँ पर आता नहीं दिखेगा, क्योंकि बिजली विभाग की भी इसमें मिलीभगत रहती थी। फरीदाबाद से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। एक तरफ अवैध रूप से खेत से उठाकर लोग प्रमुख बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिनके अवैध रूप से घर बने हैं उन्हें ढहाया जा रहा है। तय करना मुश्किल है कि भारत में कौन सा अवैध वैध है। अब वापस यू टर्न लेकर चलते हैं यूपी। यहां कुछ लोग जो दबंग कहलाते हैं, लाठी डंडा लेकर दलितों के गांव में घुस आए और लोगों को मारने लगे, झोपड़ियां जला दी। जब भी किसी घटना को दोनों पक्षों का विवाद बताया जाता है, इसका मतलब होता है कि जो लाठी लेकर आया है उसे बेकसूर बताना होता है। जब पत्रकार किसी को दबंग लिखते हैं तो उसका एक स्थायी मतलब होता है। दबंग या तो ऊंची जाति के होते हैं या फिर सरकार वाली पार्टी के होते हैं। लोकतंत्र के बिना लोकतंत्र विषय पर अध्ययन करना हो तो आप इस गांव में जा सकते हैं। यह जलती हुई झोपड़ी चंदौली जिले के बरसरा गांव की अनुसूचित जाति के लोगों की है।
झोपड़ी में आग किसी अचानक आपदा की वजह से नहीं, बल्कि गांव के ही कुछ दबंग सवर्णों ने एक अनुसूचित जाति के बच्चे की उनकी बनाई खेत के मेढ़ पर चलने की मामूली सी बात पर लगाई है। दबंगई इतनी कि उनके आगे बेबस लोगों की सिर्फ सिसकियां निकलती रहीं। मेढ़ पर चलने पर अनुसूचित जात के बच्चे से जो विवाद हुआ, उसका गुस्सा इतना था कि झोपड़ी में लगी साग की ऊंची ऊंची उठती लपटों के बाद भी शांत नहीं हुआ। यह तस्वीरें बताती हैं कि दबंग हाथ में लाठी लेकर इत्मीनान से वहां तांडव करते रहे और जो भी बोलता उसे धमकाने लगते। इस पूरी घटना का बस्ती के ही कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और उसने मुकदमा दर्ज किया। ये ग्राम बरथरा थाना चंदौली का मामला है। बैजंती देवी ने प्रार्थना पत्र दिया है कि मेड़ पर आने जाने के विवाद को लेकर के उसके बेटे को और उसके परिवार वालों को मारा पीटा गया है और उसके घर में मड़ही में आग लगा दी गई है। उसने बिट्टू सिंह आदि 6 लोगों के विरुद्ध नामजद प्रार्थना पत्र दिया है। उसके प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चंदौली पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उनमें से नितेश, रोहित, आनंद, अविनाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। छानबीन की जा रही है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बरथरा गांव में खेत की मेढ़ को लेकर अनुसूचित जात के लोगों और छत्रियों के बीच का है। घटना के बाद से गांव में तनाव है। अनुसूचित जात के लोगों को सरकार से न्याय के साथ सुरक्षा की दरकार है। अनुसूचित जात वालों की बस्ती में दबंगों ने एक घटना को अंजाम दिया, उस पर FIR दर्ज हुई, लिहाजा पुलिस तो अब अपना काम करेगी ही, लेकिन जिस मामूली विवाद पर किसी के रिहायशी घर में आग लगा दी गई, उसकी ऊंची ऊंची उठती लपटें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई जलते सवाल खड़े कर रही है। अब सरकार इसे कैसे बुझाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चंदौली से संतोष जायसवाल के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। तो इन 3 रिपोर्ट को देखकर आपको कैसा लगा? जहां जाति के नाम पर कमजोर जाति को ललकारा जा रहा है, तो कोई धर्म के नाम पर दूसरे धर्म को ललकार रहा है। लेकिन 110 रुपया लीटर पेट्रोल देने की बात आती है तो सभी धर्म और जाति के लोग मिलकर इतना महंगा तेल खरीद रहे हैं और सरकार को खूब टैक्स मिल रहा है। बाकी ब्रेक के बाद। तमाम मसलों के बीच लाखों बच्चे ऐसे हैं जो स्मार्टफोन नहीं होने के कारण पढ़ाई से वंचित हो गए हैं। सरकार चाहती तो प्रधानमंत्री स्मार्टफोन वितरण योजना लॉन्च कर सकती थी, लेकिन सोचने का समय नहीं मिला होगा। पूर्वा चिटनिस की रिपोर्ट मुंबई से बस 100 किलोमीटर की दूरी से की गई है। वो बता रही हैं कि स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन ना होने के कारण बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोरोना की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई होने और पढ़ाई के लिए साधन सीमित होने का असर महाराष्ट्र के तकरीबन 25,000 बच्चों पर पड़ा है। राज्य के शिक्षा विभाग के शुरुआती सर्वे में इस तरह की बात सामने आ रही है। फिलहाल हम मौजूद है मुंबई से 100 किलोमीटर सटे जवाहर इलाके में। ये एक आदिवासी इलाका है और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग मजदूर है और ये एक पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क भी बहुत मुश्किल से मिलता है। पल्लवी गोविंद की उम्र 15 साल है। वो हाल ही में 10वीं में आई है। वो नर्स बनना चाहती है, लेकिन स्कूल बंद होने से वो घर के कामकाज में माँ की मदद करती है। वो सुबह जल्दी उठ जाती है, पानी लाती है, खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, खेतों में काम करती है। ये वो काम है जो स्कूल खुले होने के दौरान वो नहीं करती थी। घर से काम तो करेगा। मैं घर का काम नहीं करना चाहती, आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन स्कूल बंद है। मुझे डर है कि कहीं जिंदगी भर घर का ही काम न करना पड़ जाए। नहीं करायचं। शेवंती के 3 बच्चे हैं, सभी स्कूल में हैं, लेकिन इस वक्त वो खेतों में काम कर रहे हैं।
शेवंती अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है और उनके भविष्य को लेकर आजकल काफी फिक्रमंद है। उनको पढ़ना लिखना चाहिए। हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमारे बच्चे शिक्षित होने चाहिए। लेकिन अब हमारे बच्चे भी हमारे ही स्तर पर दिख रहे हैं। क्या कर सकते हैं? हमने खेती की, हमारे बच्चे भी खेती ही करेंगे। जगन्नाथ की चिंताएं भी कम नहीं हैं। उनके 2 बेटे हैं, एक 4th क्लास में और दूसरा 2री क्लास में। जगन्नाथ खुद 12वीं तक पढ़े हैं। शिक्षक आजकल गांव में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो घर पर ही अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनका कहना है कि पिछले 1.5 साल में उनके बच्चे सब कुछ भूल चुके हैं। वो बैठकर पढ़ना तक नहीं चाहते। ये उनके लिए बड़ा नुकसान है। वो कुछ नहीं जानते हैं, उनको कुछ भी याद नहीं रहा है, पढ़ और लिख तक नहीं सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज की बात छोड़िए, हालात ये हैं कि एक वक्त का खाना तक ढंग से नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में कई बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई आसान काम नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ा सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन स्थानीय एनजीओ समर्थन के मुताबिक महकमे से मिली जानकारी एक अलग ही तस्वीर सामने लाती है। 3 से 18 साल के बीच के 1,70,00,000 बच्चे हैं। पालघर में 6 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं। इनमें से 2,40,000 बच्चे पिछले साल स्कूल नहीं जा सके। इसीलिए एनजीओ ने यहाँ बच्चों को रोज कम से कम 1 घंटे तक पढ़ाने लिखाने की कोशिश शुरू की है। मैं 12वीं में पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा स्कूल भी बंद है, तो मैं रोज शाम को 5 बजे इन बच्चों को पढ़ाता हूँ। हालांकि मुझे भी खेत में काम करने जाना होता है। शिक्षा हर बच्चे का हक है। दशकों की मेहनत के बाद ये बच्चे स्कूल तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिलहाल कंडीशन ऐसी है कि इन बच्चों के हाथ में किताबें होने के बजाय घर का काम आ गया है। जवाहर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनिस, NDTV इंडिया।